जून 16 के व्याख्या के पहले मैं प्रश्न पढ़ देती हूँ। मैं कैसी हतभागिनी हूँ। एक वे स्त्रियां हैं जो आराम से तकिया लगाए सो रही हैं, लौंडिया पैर दबाती हैं। एक मैं हूँ कि यहाँ बैठी हुई अपने नसीब को रो रही हूँ। मैं यह सब दुख क्यों झेलती हूँ। एक झोपड़ी में टूटी खाट पर सोती हूँ, सूखी रोटियां खाती हूँ, नित्य घुड़कियाँ सुनती हूँ। क्यों? मर्यादा पालन के लिए ही ना। लेकिन संसार मेरे इस मर्यादा पालन को क्या समझता है। तो इन पंक्तियों के पहले प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन से लिया गया है। सुमन वेश्याओं से अत्यंत घृणा करती थी, लेकिन एक दिन धार्मिक उत्सव के सिलसिले में आए प्रतिष्ठित धार्मिक व्यक्तियों को भोली के घर में देखकर वह चकित रह जाती है। इस घटना के बाद से उसका भोली के प्रति आकर्षण बढ़ता गया और वो भोली से बातचीत भी करना शुरू कर देती है। अपनी इसी उधेड़-बुन में लगी सुमन सोचने लगती है। व्याख्या। मैं कितनी अभागिन हूँ। एक वो स्त्रियां हैं जो आराम से तकियां लगाकर सोती हैं और उनकी दासियां उनके पैर दबाती हैं, अर्थात उनका जीवन पूर्ण रूप से विलास से भरा होता है। एक मैं हूँ जो अपने घर में बैठे निरंतर अपने किस्मत को रोती रहती हूँ। लेकिन मैं यह सब दुख क्यों झेलती हूँ, इसका कारण क्या है। यह सब कुछ बर्दाश्त क्यों करती हूँ। आखिरकार मैं क्यों एक झोपड़ी में टूटी खाट पर सोती हूँ, क्यों रूखी रोटियाँ खाती हूँ। मेरे खाने में भी तो पकवान इत्यादि क्यों नहीं हो सकते। इसका कारण क्या है। मैं क्यों अपनी पति की नित्य गालियाँ सुनती हूँ, क्यों उनकी धमकियाँ बर्दाश्त करती हूँ। सिर्फ मर्यादा पालन के चलते ही ना। मेरी इस मान मर्यादा को समाज ने क्या समझा, उसे किस रूप में स्वीकार किया, समाज की दृष्टि में इसका क्या मूल्य है, मैं यह जानना चाहती हूँ। सुमन यह सब सोच रही है। विशेष सुमन का भोली के जीवन के प्रति आकर्षण दर्शाया गया। भाषा सरल एवं सहज और प्रसंगानुकूल है। दूसरा व्याख्या का प्रश्न। चरित्रोन्नति के लिए भी विविध प्रकार की परिस्थितियां अनिवार्य है। दरिद्रता को काला नाग क्यों समझे। चरित्र संगठन के लिए यह संपत्ति से कहीं महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य में दृढ़ता और संकल्प, दया और सहानुभूति के भाव उदय करती है। प्रत्येक अनुभव चरित्र के किसी न किसी अंग की पुष्टि करता है। यह प्राकृतिक नियम है। तो प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम से लिया गया है। इसमें ज्ञानशंकर के चरित्र तथा विश्वासों की अभिव्यक्ति हुई है। ज्ञानशंकर किसी भी प्रकार के सामाजिक, पारिवारिक तथा निंदात्मक कार्यों को भी अपने लक्ष्य सिद्धि का साधन मानते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में उसी भावभूमि का प्रतिपादन किया गया है। व्याख्या। चरित्र की उन्नति के लिए सभी प्रकार की परिस्थितियों का होना आवश्यक है। गरीबी को बुरा या हानिकारक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसी में रहकर दृढ़ संकल्प, उदारता, सहानुभूति आदि गुणों का संचार होता है। जीवन के सभी प्रकार के मृदु, कुटिल अनुभव जीवन के किसी न किसी अंग की पुष्टि करते हैं। संयम तथा नियम बनावटी बंधन है, जिनसे जीवन में विषमता का संचार होता है, अन्यथा जीवन अपने स्वाभाविक रूप में विकसित होते रहता है। विशेष। प्रस्तुत पंक्तियों में ज्ञानशंकर उन भोगवादियों के रूप में सामने आते हैं जो जीवन में खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत को प्रमुखता देते हैं, जो लोग जीवन को केवल भौतिक रूप में ही देखते हैं। दूसरा पॉइंट है भाषा सरल, सहज तथा प्रसंगानुकूल है। तीसरा प्रश्न में पढ़ देती हूँ। तुम मुझ पर यह मिथ्या दोषारोपण करते हो। मैं जनता के लिए सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। सत्य मुझे देश और जाति दोनों से प्रिय है। जब तक मैं समझता था कि प्रजा सत्य पक्ष पर है, मैं उसकी रक्षा करता था। जब मुझे विदित हुआ कि उसने सत्य से मुंह मोड़ लिया, मैंने भी उससे मुंह मोड़ लिया। मुझे रियासत के अधिकारियों से कोई आंतरिक विरोध नहीं है। मैं वह आदमी नहीं हूँ कि हुकाम को न्याय पर देख कर भी अनायास उससे बैर करूँ, और न मुझसे यह हो सकता है कि प्रजा को विद्रोह और दुराग्रह पर तत्पर देखकर उसकी हिमायत करूं। प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि से लिया गया। सोफिया के मोटर के नीचे आकस्मिक तौर पर एक आदमी के दब जाने और विनय द्वारा सोफिया का पक्ष लेने पर इंद्रदत्त विनय पर कटाक्ष करता है, जिस पर विनय उसके उत्तर में कहता है कि। व्याख्या। मैंने सदैव सत्य को अपनाया। मैं सोफिया द्वारा दबे आदमी के प्रति आक्रोश में आने वाली जनता के उत्तेजित होने पर इस सत्य को अनदेखा नहीं कर सकता कि सोफिया ने जानबूझकर उस व्यक्ति पर मोटर नहीं चलाया, अपितु यह एक आकस्मिक घटना मात्र थी। किंतु जनता का इस तरह उत्तेजित होना इस बात को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करता है कि वह अधिकारियों को बलपूर्वक अपने वश में कर सकती है। जनता जब तक सत्य के मार्ग पर चल रही थी,
तब तक मैं भी उसकी रक्षा करता था, परंतु जनता स्वयं ही सत्य को अस्वीकार करे तो मैं उसका पक्षधर बनकर साथ खड़ा नहीं रहूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। विनय इंद्रदत्त से भी यह भी कहता है कि सोफिया के प्रति मेरे आचरण पर ऐसा आक्षेप लगाकर आप मुझ पर अन्याय करने के साथ साथ अपनी आत्मा को भी कलंकित कर रहे हैं। विशेष में लिखना है कि आम बोलचाल की सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। विनय के चरित्र से आदर्शोन्मुख एवं सत्यवादिता की छवि उजागर होती है। चौथा का प्रश्न पढ़ देती हूँ। जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात न कह सको उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ विहार कर सकते हो, विलास कर सकते हो। उसी तरह जैसे कोई वेश्या के पास जाता है, वेश्या के पास लोग आनंद उठाने ही जाते हो, कोई उससे मन की बात कहने नहीं जाता। तुम्हारी भी वही दशा है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास गबन से लिया गया। इन पंक्तियों में जालपा और रमानाथ के बीच संवाद हो रहा है। दोनों परस्पर प्रेमपूर्ण वार्तालाप करते हैं। जालपा के इस कथन का समर्थन प्रेमचंद जी ने इन पंक्तियों में किया है। व्याख्या। पति पत्नी में गोपन की भावना नहीं रहती। वे एक दूसरे की दुर्बलताओं और मुसीबतों को परस्पर छिपाने की अपेक्षा उन्हें आपस में प्रकट करते हैं और इस प्रकार चिंता के बीच क्षणों में मिलकर आशा का मार्ग खोजते हैं। किंतु रमानाथ तो जालपा को केवल रमणी अर्थात रमण करने योग्य मानता था। जालपा के प्रति उसने कभी निष्कपट होने का प्रयास नहीं किया। जालपा रमानाथ से पूछती है कि क्या वह उसे वास्तव में प्रेम करता है, लेकिन रमानाथ पूर्व की भांति इस बार भी प्रेम करने का ढोंग करता है। जालपा रमानाथ की आंखों से भाग गई कि वह झूठ बोल रहा है। जालपा रमानाथ की आंखों से भाप गई कि वह झूठ बोल रहा है। जालपा उसे समझाती है कि प्रेम में विश्वास का होना महत्वपूर्ण है। बिना विश्वास के प्रेम असंभव नहीं। वह कहती है कि तुम जिससे अपने मन की व्यथा नहीं कह सकते उससे तुम्हारा प्रेम भी नहीं हो सकता। जालपा कहती है कि ऐसी स्त्री एक वेश्या की तरह होती है। जिस प्रकार लोग वेश्या से प्रेम नहीं कर सकते, उसे सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझते हैं, ठीक वैसे ही हालत तुम्हारी है। इस प्रकार जालपा रमानाथ के अंदर छिपे सच को जानने का प्रयास करती है। इसके विशेष में आएगा, इन पंक्तियों में उपन्यासकार ने रमानाथ के अविवेक को व्यक्त किया है। यदि मनुष्य अपनी पत्नी को विलास मात्र की वस्तु समझता है तो उसकी यही दिशा होती है। भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है, क्योंकि यह पंक्तियाँ उपन्यासकार के निजी चिंतन को व्यक्त करती है, अतः इन विचार प्रदान स्थलों के अनुरूप रमणीय स्वरूप, रूप, राशि, आकर्षण, आसक्ति आदि संस्कृत के शब्द अनायास प्रयुक्त हो गए हैं। अन्यथा पात्रों की बातचीत प्रेमचंद जी इससे भी सरल और सहज भाषा का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।